हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 डिस्कस की थी। हमने देखा कुछ क्वेश्चन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर जो 3 है उसका मेन मोटो हमारा आपको नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करवाना है। नेशनल साइंस ओलंपियाड जो होता है वो 2 लेवल में होता है, आपको पता होगा बच्चों, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, एक जोनल लेवल पे। ठीक है, तो हमको सब तरीके से प्रिपेयर करना है और सब तरीके से प्रिपेयर करने के लिए हमारे फंडामेंटल जो है वो क्लियर होने चाहिए, और वो क्लियर तभी होंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, वो वाली बात है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनएसओ में ऑलरेडी आए हुए हैं और हमारे लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अ फिजिकल चेंज इज नेम्ड सो बिकॉज। अब फिजिकल चेंज को हमने नाम क्यों दिया है? सबसे पहला, ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट टेक्स प्लेस, सही बात है। एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, रॉन्ग, बिकॉज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स नेट कितना हो जाता है? 0। इट इज़ रिवर्सिबल, ये बात भी सही है। एंड ऑल ऑफ दीज, अब इसने यहाँ पे लाके अटका दिया, या तो ये ऑप्शन में ए और सी देता, ठीक है ना। अब इसने क्या दिया है? ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं कन्फ्यूजन। ठीक है, आपको लग रहा है कि ए भी सही है, सी भी होना सही चाहिए था, तो ऑप्शंस में गड़बड़ी, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसे हमें टिक लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या बैठता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? अ फिजिकल चेंज इज नेम्ड सो बिकॉज ओनली चेंज इन द फिजिकल स्टेट टेक्स प्लेस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्टीम इज कंडेंस्ड। अब जब इस स्टीम को हम कंडेंस करेंगे, देखिए अगर वाटर है लिक्विड स्टेट में और अगर इसको मैंने वेपर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, अब दोबारा से ये क्या कह रहा है कि इसको हम कंडेंस करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? लिक्विड स्टेट में। तो क्या होगा? अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, रॉन्ग। मैंने आपको बताया था फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सही बात है। थर्ड, वाटर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वेपर फेज टू लिक्विड। वेपर फेज से वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब बोथ बी एंड सी, डी इज द राइट आंसर। Question number 3, what happens when we cut an apple and keep the slices exposed to air for some time? अब देखो, आपने घर में देखा होगा कि अगर हम किसी भी फ्रूट को कट करके रख देते हैं तो जब वो एक्सपोज होता है एयर के, तो क्या होता है? एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो उस फूड को वो ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है और उसकी जो अबव लेयर है वो, उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल को आपने एक पीसेस में काट के रख दिया, थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि उन एप्पल पे ब्राउनिश कलर की डिपोजिशन स्टार्ट हो गई है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये एक तरह का क्या है बच्चों? केमिकल चेंज, क्योंकि जो अपर लेयर है वो तो खराब हो गई, उसको आप अब ईट नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शंस किस तरीके से सही हैं। द कलर ऑफ कट सरफेस बिकम्स ब्राउन, सही बात है। द चेंज इन कलर इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन एयर एंड एंजाइम्स। देखो, जो एयर है और जो एप्पल के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होने की वजह से जो एप्पल है उसका कलर कैसा हो गया है बच्चों? ब्राउन हो गया है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। बेस्ट मेथड क्या होगा? अब देखो बच्चों, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम 4 मेथड अप्लाई करते हैं। कौन कौन से? गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ग्रीसिंग, एलॉइंग, ठीक है, टिन प्लेटिंग। लेकिन यहाँ पर सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? आप ध्यान दें, बेस्ट मेथड। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा आयरन को रस्टिंग से बचाने का? तो आपका क्या आंसर आएगा इसमें? सी। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं? जिंक की लेयर को कोट कर देते हैं ओवर आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर करोजन। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस जो होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उनमें करोजन लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं?
जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो आपको ये चीज़ याद भी रखनी है और इस क्वेश्चन पे स्टार भी लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द शिपिंग इंडस्ट्री हैज टू बियर अ ह्यूज लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ शिप्स, व्हाट वर द कॉजेज लीडिंग टू दिस? फर्स्ट ऑप्शन, द बॉडी ऑफ द शिप इज ऑलवेज कॉन्टेक्ट विथ वाटर। अब जो शिप है उसकी बॉडी ऑब्वियस सी बात है कॉन्टेक्ट में तो रहेगी वाटर के। सेकेंड, द एयर अराउंड इज वेरी ह्यूमिड। ऑब्वियस सी बात है जो एयर होती है ओशंस में वो ह्यूमिड होती है, उसके अंदर वाटर वेपर का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। द सॉल्ट इन वाटर स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वाटर में वो भी क्या करता है? किसी भी मेटल सरफेस को ख़राब करने का काम करता है, ठीक है, रस्टिंग करवा देगा, कोरोजन करवा देगा। तो इसका मतलब सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमें क्या करना है? एक साइड आपको दिए हुए हैं केमिकल फॉर्मूलाज और एक साइड दिया हुआ है आपको नेम्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। कॉलम 1 इज नेम एंड कॉलम 2 इज द सिंबल, ठीक है। तो हम मैच करके देख लेते हैं, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे चैप्टर से, एसिड बेस है, फिजिकल केमिकल चेंजेस से, सबसे मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, लाइम स्टोन क्या होता है? लाइम स्टोन होता है मार्बल और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। तो इस पर क्या आ जाएगा? थर्ड। ब्लू विट्रियोल, मैंने बताया था आपको, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। विनेगर, विनेगर क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। लास्ट आता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था हमारे जो फूड फर्मेंटेड फूड्स होता है उनमें डलता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा को हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो डी का क्या आंसर आना चाहिए? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर ऑप्शन सही मैच कर रहे हैं। फर्स्ट का क्या होना चाहिए था? थर्ड। सेकंड का क्या होना चाहिए था? ब्लू विट्रियोल CuSO4 सेकंड। विनेगर का क्या होना चाहिए था? फोर्थ। एंड बेकिंग सोडा का क्या होना चाहिए? NaHCO3 फर्स्ट। तो इसका मतलब ए आंसर इज करेक्ट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे आपने देखा कि लैंग्वेज क्वेश्चंस आपने बहुत ज़्यादा देखे कि लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको आंसर पिकअप करना है, बट नाउ यू विल सी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपको पिक्चर्स दे दी जाएंगी, आपको पहचान में आना चाहिए कि किस तरह का चेंज टेक प्लेस कर रहा है, फिजिकल है, केमिकल है, किस तरीके से उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज हो रहा है। कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन से ही सीखते हैं, ऐसा होता है कि हम पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं। तो क्या है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे जो पिक्चर्स अभी मैंने आपसे 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, 7th 8th एंड 9th, और तीनों ही पिक्चर वाले क्वेश्चन हैं। अब आपको इनको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पिक्चर एकदम सामने है, आपके इमेज, आपको जस्ट आंसर क्लिक करना है अपने माइंड में और सही आंसर चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। इसलिए ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्सप्लेन द अबव चेंज मोस्ट अप्रोप्रिएटली। अब कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि अबव चेंज को बहुत अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन कर रही है? अब बच्चों इसने यहाँ पर क्या लिया है? आयरन नेल ली है। आयरन नेल किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Fe, कैपिटल F एंड स्मॉल e। अब यहाँ पर क्या किया है, इसने ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन लिया है। अब ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है जो है बच्चों, वो होता है ब्लू विट्रियोल, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू विट्रियोल। अब क्या होगा बच्चों, देखो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ये क्या बना लेगा? FeSO4, और क्या रह जाएगा? Cu। और ये जो कलर है इस रिएक्शन का वो चेंज हो जाएगा किसमें? ग्रीन कलर में। लेकिन हमने वहाँ बात कही थी जब फिजिकल चेंज होता है तो कलर भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या था? Fe, लेकिन क्या बन गया? FeSO4, और कैसा हो गया? ग्रीन कलर्ड। इसका मतलब ये एक तो केमिकल चेंज है, और दूसरी चीज इस क्वेश्चन से आप ये सीखें कि इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको क्या बोल देते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये नोट कर लें आप, किस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पर हुआ क्या है, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू कॉपर, तो उसने उसको डिस्प्लेस किया और क्या बन गया, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीना प्रिपेयर्ड वेन डायग्राम्स टू फाइंड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, विच वेन डायग्राम मेड बाय रीना इज करेक्ट। अब देखो इसने क्या किया है, फिजिकल केमिकल चेंज में, मतलब केमिकल है तो इरिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल है तो रिवर्सिबल होना चाहिए, तो उसके क्या है, वेन डायग्राम्स बनाए। अब वेन डायग्राम्स हम किस बेसिस पे बनाते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जिसकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसने ये बोला, यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या बराबर हो सकते हैं 50-50%? नहीं हो सकते, या तो कम्प्लीटली फिजिकली होगा या कम्प्लीटली केमिकली होगा, तो ये डायग्राम गलत है। सेकंड, फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, मीन्स यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 90% जो चेंज हो रहा है वो कैसा है, फिजिकल, और जो 10% चेंज हो रहा है वो कैसा है, केमिकल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो ये वाला डायग्राम भी रॉन्ग है। थर्ड की अगर अपन बात करें तो फिजिकल चेंज जो है वो है 90% और 10% है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वही वाली बात आ गई सेम, केमिकल चेंज ही होते हैं इरिवर्सिबल, तो ये वाला डायग्राम भी रॉन्ग है। लास्ट डायग्राम अगर अपन बात करें तो केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज दिया हुआ है लेकिन कैसा है, इरिवर्सिबल। तो ऑब्वियस सी बात है अगर केमिकल चेंज होगा तो कैसा होगा बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज होगा। अगर किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज हो जाता है किसी भी सब्सटेंस की, तो हम क्या कह देते हैं उसको कि ये इरिवर्सिबल चेंज है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या किया है, एक आइस क्यूब लिया है और उसको एक टेबल पे रख दिया। ठीक है, आप मान लीजिए आपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक टेबल लें और टेबल में क्या करें, आप टेबल के ऊपर एक आइस क्यूब प्लेस कर दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरा आइस क्यूब मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चेंजेस उसके अंदर आपने देखे? सबसे पहला तो आप कहोगे कि मैम ये तो फिजिकल चेंज है, ऑब्वियस सी बातें है, रिवर्सिबल भी है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी है। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ठंडी चीज पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, तो इन्वायरमेंटल हीट को वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। इन्वायरमेंटल हीट को गेन करने के बाद वो क्या करेगी, अपने मॉलिक्यूल्स को अपार्ट करेगी एक दूसरे से, और जब मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो द आइस क्यूब कैन गेन द हीट, क्या आइस क्यूब ने हीट को गेन किया? ऑब्वियस सी बात है, सही है। फर्स्ट, द आइस क्यूब हैड लॉस्ट हीट, नो, रॉन्ग। द टेम्परेचर ऑफ आइस हैड इंक्रीज, अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपने हीट गेन करवाई है तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। भाई आपके पास एक केक है, केक को आपने माइक्रोवेव ओवन में रखा, थोड़ी देर बाद आपने गर्म करके बाद जब उसको निकाला बाहर, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। तो किसी भी चीज़ ने अगर कोई भी सब्सटेंस हो दुनिया का, अगर उसने हीट को गेन किया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि द टेम्परेचर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, द टेम्परेचर ऑफ आइस हैड डिक्रीज्ड, ये ऑप्शन रॉन्ग। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड, थर्ड, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है। अब फ्लो चार्ट में आपसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि एक्स, वाई, जेड, वी, डब्ल्यू, एक्स, जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम इनके आंसर्स क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व करने बैठे हैं, पूरा फ्लो चार्ट हमने बना लिया पेपर पे और उसके बाद सॉल्व करने, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको एक ऑप्शन भी क्लिक हो गया है कि अगर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है तो आप सीधे उसको टिक कर दें, क्योंकि अगर आप पूरा फ्लो चार्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब देखो इसमें एक्चुअली आप चार्ट अच्छे से देखना, इसमें इसने मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। सब समझते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल में आपने पढ़ा ही होगा बचपन में। ठीक है, अब इसमें ये हार्ड मटेरियल है जिसमें ये बता रहा है कि सिंक इन, ठीक है, अब ये वी हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है, और डब्ल्यू हमें नहीं पता, फ्लोट्स ऑन वी एंड एक्स हमें ये भी नहीं पता। अब कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिंक कर जाती है,
वाटर के अंदर, क्या हो सकता है वो, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ है जो कि फ्लोट करेगी तो क्या हो सकता है, अब नॉट फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, ठीक है, y, और फ्लेक्सिबल क्या हो सकता है z। अब हम क्या करेंगे, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, अगर इसको सॉल्व करने लग गए तो क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है हम गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाएं। तो सबसे पहले उस पार्ट को सॉल्व करें जो कि आपको ईजी लगता हो। तो नॉट फ्लेक्सिबल क्या हो सकता है, y और z, और फ्लेक्सिबल z, ठीक है। तो y में वुड, क्या वुड फ्लेक्सिबल हो सकती है, नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और फ्लेक्सिबल क्या रबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही है, तो इस पर आप स्टार लगा लें, ठीक है। उसके बाद मेटल, क्या मेटल नॉट फ्लेक्सिबल है, सही बात है। क्या प्लास्टिक फ्लेक्सिबल है, गलत, तो ये वाला गलत। वुड नॉट फ्लेक्सिबल, सही। प्लास्टिक फ्लेक्सिबल, गलत। मेटल नॉट फ्लेक्सिबल, सही। वुड फ्लेक्सिबल, गलत, कहीं से भी वुड फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन बिना देखे ही आपने देखा कि हमने यहाँ पर बिना सॉल्व करे ये पता लगा लिया कि इस ऑप्शन के वाई जेड का ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, पूरी लाइन ही करेक्ट होनी चाहिए, तो पूरी लाइन कैसे हो जाएगी करेक्ट। तो इसका मतलब अब आप एक बार देख लें कि x कहाँ आ रहा है, y कहाँ आ रहा है और z कहाँ आ रहा है। तो फ्लोट्स ऑन v, अब ये जो फ्लोट्स है तो ये किस पे फ्लोट करेगा, वाटर पे, तो इस तरीके से इसका आंसर प्लास्टिक हुआ, ठीक है, प्लास्टिक फ्लोट करता है, ठीक है ना। उसके बाद w क्या होगा, मेटल, सिंक हो जाएगा ये, ठीक है, सिंक हो जाएगा मतलब डूब जाएगा पानी में, ठीक है, तो सही बात है मेटल। और फ्लोट्स ऑन v, इसका मतलब ये भी फ्लोट करेगा। तो जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, फ्लोट वाला, इसमें आप देखोगे कि ऑयल और प्लास्टिक दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑयल जो है अगर फ्लोट, जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक जो है वो ऑयल पर फ्लोट करेगा क्या, ये जो v है ये क्या है, यहाँ पर हमने प्लास्टिक लिख लेते हैं हम, यहाँ पर सॉरी ऑयल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ऑयल लिख के देख लेते हैं। अब ऑयल में जो सिंक होने वाला मटेरियल है वो मेटल है, बिल्कुल सही बात है, और ऑयल पर जो फ्लोट होने वाला मटेरियल है वो प्लास्टिक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द गैस वी यूज इन किचन इज एलपीजी इन सिलेंडर, it exists as a liquid, when it comes out from cylinder it becomes as a gas, प्रोसेस एक्स। अब जो गैस है एलपीजी, जो हमारे नॉर्मल घर के सिलेंडर, डोमेस्टिक सिलेंडर्स में फिल की जाने वाली गैस है, जो हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस में हमें यूजफुल होती है, ठीक है, वो होती है एलपीजी। अब एलपीजी को अगर आप फिल कर रहे हो तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जब वो बाहर आ रही होती है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो तो क्या रहा, फिजिकल चेंज, ठीक है, लिक्विड से गैस में बनना, गैस से लिक्विड में बनना, सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो इसका मतलब हमने ये अंदाजा लगा लिया कि जो प्रोसेस एक्स है बच्चों वो कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। देन इट बर्न्स प्रोसेस वाई। अब प्रोसेस वाई जो है वो बर्निंग का प्रोसेस है। अब जो एलपीजी होती है उसका कंबशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, यहाँ पर हम एक बार और करके देख लेते हैं कंबशन एलपीजी का। एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। अब इस C4H10 को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल की कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब ये किस तरह का चेंज होगा, केमिकल चेंज। तो प्रोसेस वाई क्या होगा आपका, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर प्रोसेस y इज अ केमिकल चेंज, प्रोसेस x इज अ केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेसेस x एंड y आर केमिकल चेंज, नन ऑफ द प्रोसेस इज केमिकल चेंज। तो आपने क्या अंदाजा लगाया यहाँ से, प्रोसेस y इज द केमिकल चेंज, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एनएसओ में आया हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया है, इसने एक आयरन वायर लिया है, ठीक है, लोहे का तार आयरन वायर, इसको क्या है बेंड कर दिया है, सिर्फ शेप में चेंज किया है। तो शेप में चेंज करने के प्रोसीजर को क्या बोल देंगे हम, फिजिकल चेंज। लेकिन इसने क्या किया, उस बेंट वायर को थोड़े दिन ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया। अब ओपन एटमॉस्फेयर में ऑब्वियस सी बात है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, दोनों से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, रस्ट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करोजन हो जाएगा इसका। तो इस तरह का चेंज कैसा हो जाएगा, केमिकल चेंज। और ये वाला जो चेंज है ये कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज। अब हम ऑप्शंस पे ध्यान दे देते हैं कि इसने क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज सीन बाय द वायर। फर्स्ट इज केमिकल चेंज while second is physical change. First is physical change while second is chemical change. Both 1 and 2 are physical change. Both 1 and 2 are chemical change. तो C और D तो बिल्कुल ही गलत है,
क्योंकि सिर्फ बेंड करना, आप सिर्फ शेप में चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर रहे हो। इसका मतलब फर्स्ट जो होगा वो तो फिजिकल चेंज होगा और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, केमिकल चेंज। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो जान करते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देगा ताकि आप कंफ्यूज हो और आपको लगे कि ये भी केमिकल चेंज होगा। बट आप ये देखना, सिर्फ अगर स्टेट टेक्सचर में चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ फिजिकल चेंज है, और अगर मोलिकुलर कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये मोलिकुलर कंपोजिशन इसकी चेंज हो गई है, इसका मतलब ये कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पहले रीड करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो क्या है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसकी लैंग्वेज हम समझेंगे पहले। तो सम बैग्स ऑफ सीमेंट वर लाइंग इन एन ओपन प्लेग्राउंड ऑफ रघुज स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अब अगर आप देखें तो एक सीमेंट का हम यहाँ पर बैग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ईजीनेस रहेगी इसको समझने में। अब ये बोल रहा है ड्यू टू रेन एट नाइट ऑल द बैग्स गॉट वेट, इफ सन शाइन्स ब्राइटली ऑन नेक्स्ट डे देन व्हाट टाइप ऑफ चेंज विल रघु ऑब्जर्व। ठीक है, अब क्या हुआ, रात में बारिश हुई, रेन की वजह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स सीमेंट के अंदर चले जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जब सीमेंट के अंदर चले जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी मॉलिकुलर कंपोजिशन को चेंज कर देंगे। मॉलिकुलर कंपोजिशन को चेंज करने का मतलब अब ये किस तरह का चेंज हो गया बच्चों, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो होता है वो किस तरह का चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज का मतलब अब दोबारा से हम उस सीमेंट को गेन नहीं कर सकते पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है सीजनल चेंज, बिल्कुल गलत। सेकंड रिवर्सिबल चेंज, क्या ये चेंज रिवर्सिबल रहा, नहीं। थर्ड इरिवर्सिबल चेंज, यस, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप केयरफुली। अब यहाँ पर एक सेटअप लगाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर एक बीकर है, बीकर के नीचे आपने एक बंसन बर्नर को फिट किया है और इसके अंदर जो हमने वाटर लिया है वो नॉर्मल वाटर नहीं है, वो है सी वाटर। सी वाटर का मतलब इट कंटेन्स सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। अब क्या करेंगे, हम इसको हीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एल्यूमिनियम रॉड पर आइस क्यूब्स रखे हैं। अब आइस क्यूब्स में क्या होगा, जैसे जैसे ये वेपर्स जाएंगी, वेपर्स आइस क्यूब्स से होती हुई यहाँ पर जाएंगी और यहाँ पर वाटर कंडेंस होके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये बोल रहा है आइडेंटिफाई लिक्विड एक्स इन द टेस्ट ट्यूब, रेसिड्यू वाई लेफ्ट इन द बीकर, प्रोसेस जेड इन्वॉल्व। अब सबसे पहले आपको लिक्विड एक्स पता करना है कि एक्स क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर है, तो एक्स वाटर है, तो यहाँ पर सी वाटर वाटर सी वाटर वाटर, तो एक्स जो है वो क्या है हमारा वाटर, तो इसका मतलब वाटर होना चाहिए था। अब वाटर बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन दोनों में है, इसका मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब बी में और सी में आप देखेंगे कंपेयर करके कि कौन सा प्रोसेस सही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है रेसिड्यू वाई लेफ्ट इन द बीकर, रेसिड्यू वाई इज लेफ्ट इन द बीकर। अब जो देखो, जब आप सी वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर तो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा हमारा वाई, तो यहाँ पर वाई सॉल्ट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सॉल्ट है। अब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कहाँ पर, जेड पर, कि जेड जो है इवेपोरेशन एंड फिल्टरेशन हुआ या फिर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हुआ। अब ये चीज़ आप समझते हैं कि जो वाटर है, वाटर को अगर अपन बॉईल कर रहे हैं तो इवेपोरेट होगा, तो पहला प्रोसेस क्या होगा, इवेपोरेशन। अब जब उस वेपर फॉर्म को आप कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका कंडेंसेशन, ना कि फिल्टरेशन। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हमने ओवर करी एक्सरसाइज नंबर 3 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। थैंक यू।